नमस्कार साथियों, अपनी ऑनलाइन विथ टेक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये वीडियो आप हमारे दूसरे चैनल स्टडी सप्ताह पर भी देख सकते हो। तो आज हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली NDUW योजना के बारे में। इस योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाएंगे ई श्रमिक कार्ड। इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकेगा और कौन कौन होगा इस योजना के बाहर, तो क्या है पूरी जानकारी हम बात करते हैं इसी वीडियो में। पूरी जानकारी सही देखने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं NDUW योजना क्या है। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इस प्रकार की सरकारी योजनाओं की किसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा दीजिए, ताकि कोई भी जब नया वीडियो अपलोड होगा तो वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगी। तो हाँ, NDUW योजना क्या है। तो इस योजना के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कर रहा है। यानी कि जो ये योजना है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के लिए चालू की गई है। इस वेबसाइट है एक प्रकार की पोर्टल लॉन्च होगा। वेबसाइट पर असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीकरण की सुविधा होगी। प्रत्येक जो कामगार है उसको एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी, यानी कि ये आधार कार्ड जैसी होगी। यानी कि पूरे ऑल ऑल ओवर इंडिया में एक ही संख्या होगी कामगार की, ठीक है। असंगठित श्रमिकों को लाभ क्या होगा। तो इससे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं जो मंत्रालय सरकार राज्य सरकार द्वारा जो लागू किए जाएंगी उन पर आधारित होगी, ठीक है। इसके तहत फिर जो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना है उसका जो प्रीमियम 1 साल का 12 रुपये रहता है वो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। यानी कि वो अब 12 रुपये आपके बैंक अकाउंट से नहीं काटे जाएंगे अगर आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करते हो। तो अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए। तो असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यह डाटाबेस असंगठित श्रमिकों के लिए नीति और कार्यक्रम बनाने में सरकार की मदद करेगा कि हमको किस प्रकार की योजना सरकार चाहेगी वो बना सकती है। अनौपचारिक से मतलब जो आवाजाही है, इसके विपरीत इनके व्यवसाय कौशल विकास आदि पर नज़र रखना, यानी कि हमारे देश में किस प्रकार का कौशल है, किस प्रकार का उनका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जानकारी। साथ ही जो प्रवासी श्रमिक कार्यबल है उसको ट्रैक करने में कि कितने जो अन्य शहर से गाँव से शहर में कितने मजदूर काम करने के लिए गए हैं और उनको अधिक से अधिक उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं कि असंगठित श्रमिकों को किस कौन कौन इस श्रेणी में आएगा। तो हम इसके कुछ उदाहरण देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे और सीमांत किसान यानी कि जिसकी 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक कृषि मजदूर यानी कि जो कृषि मजदूर हैं उन पे भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। शेयर कॉपर्स और जो मछुआरे हैं उनको भी अपनी रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं, उनको एक आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा। जो पशुपालन में लगे लोग हैं वो भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीडी रोलिंग और लेबलिंग और पैकिंग का काम करने वाले भी लोग, भवन निर्माण और श्रमिक लोग हैं वो भी कर सकते हैं, और चमड़े के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि बुनकर, बढ़ई, नमक कार्यकर्ता, ईंट भट्टों और पत्थरों की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, दाइयों, घरेलू श्रमिक, नाई, सब्जी एवं फल विक्रेता, समाचार पत्र विक्रेता, रक्षा खींचने वाले, ऑटो चालक, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता, बढ़ई टहनी कार्यकर्ता और सामान्य सेवाएं केंद्र जैसे कि जो कंप्यूटर की दुकान रखे हुए हैं, CSC वाले हैं वे भी अपना इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि मुझे आज ही ट्रेनिंग में पता चला है कि हम लोग भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। घर की नौकरानी भी और सड़क विक्रेता, मनरेगा के जो कार्यकर्ता हैं जो जिनका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड है या कोई भी कार्ड है मनरेगा के, तो वो भी अपना इसमें पंजीयन अवश्य करा लें, ठीक है। आशा कार्यकर्ता हैं वो भी अपना इसमें पंजीयन करा सकती हैं। और दूध डालने वाले किसान और प्रवासी मजदूर यानी कि जो गाँव से शहरों की ओर पलायन कर गए थे किसी काम के लिए, वो अब वापस आ गए तो वे भी अपना इसमें पंजीयन करवा सकते हैं और आई कार्ड
जारी करवा सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसकी मापदंड क्या है, योग्यता क्या है। तो इसके लिए आपको 16 वर्ष से 59 वर्ष के बीच में होना चाहिए, आय करदाता नहीं होना चाहिए, और EPFO और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पीएफ नहीं, कि आप पीएफ अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपना पीएफ अकाउंट बनवाती हैं, तो आपको जो प्राइवेट जॉब है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। उसके अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये आपको सुटेबल नहीं है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर जैसे कि कोई प्रतिष्ठान या दुकान पर काम करते हो, या फिर किसी प्रकार का पीएफ नहीं कटता है, तो वहाँ पर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है। असंगठित श्रमिक श्रेणियों में काम करना चाहिए, जो कि मैंने ऊपर जो श्रेणी बताई हैं उस पर आप अपना काम मतलब काम करते हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब पंजीकरण की आवश्यकता, तो आपके लिए पंजीकरण के लिए आपको आधार नंबर चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, यानी कि आपकी OTP, फिंगरप्रिंट या आँख की पुतली, इन तीनों में से कोई भी KYC आपकी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना अति आवश्यक है। ठीक है। बाद में अगर बिना OTP के कोई काम होता है तो वह बात अलग है, लेकिन पहले आपको इसमें OTP आएगा तो आपको ज़रूरी होना। इसके बाद आपको एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, यानी चालू अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट नहीं चलेगा इसमें। और सक्रिय मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो उसमें बैलेंस डलवाना मतलब चालू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि इनकमिंग कॉल बंद हो या फिर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो वो नहीं चलेगा इसमें। ठीक है। और यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से कहना अति आवश्यक है कि जो आपका आधार नंबर है और बैंक अकाउंट है वो एक दूसरे से लिंक होना चाहिए, और आधार नंबर में मोबाइल नंबर या OTP या ईमेल ID अपडेट होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको फिर शिक्षा का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, व्यवसाय का प्रमाण पत्र और कौशल का प्रमाण पत्र, ये आपके ऐच्छिक रहेंगे, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रश्न हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर है कि क्या NDUW में नए पंजीकरण के लिए कार्यकर्ता यानी जो श्रमिक है उसको कोई शुल्क देना पड़ेगा? तो जी हाँ, मैं यहाँ पर मतलब बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कोई जानकारी अपडेट करते हैं या किसी प्रकार की कोई आपसे शुल्क लेता है तो उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप CSC करवाते हैं तो वहाँ पर कोई भी आप इसकी शुल्क नहीं लगेगी। ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने की नहीं लगेगी, जबकि जो अपडेट करवाते हैं तो उसका 20 रुपये चार्ज लिया जाएगा। ठीक है। अगर आप किसी डायरेक्ट पोर्टल से करवाते हैं तो हो सकता है कोई अनलीगल दुकानदार आपसे इसका चार्ज 10-20 रुपये कुछ भी ले सकता है। ठीक है। अब क्या जो आपका कार्ड बनेगा उसकी वैधता होगी या कोई समय सीमा होगी? तो यहाँ पर बता देंगे कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी, ये आपके जीवन भर के लिए मान्य रहेगा, जैसे कि आधार कार्ड रहे अपना वैसा ही। क्या कर्मचारी को हर साल अपना जो नवीनीकरण करवाना पड़ता है? जी नहीं, यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर कोई आपकी जानकारी या आपका जो परिचय या कुछ भी जानकारी चेंज होती है तो वो आपको अपडेट करवाना अति आवश्यक रहेगा। अब यहाँ पर अब हम बता दें कि जो कर्मचारी है वो आयकर नहीं है, लेकिन जो GST के तहत रिटर्न जरूर रहता है, तो वो करवा सकता है इसमें पंजीयन। तो हाँ, मैं बता सकता हूँ कि इसमें इस मामले में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि वो आयकर नहीं देता, जबकि रिटर्न बहता है। रिटर्न का मतलब ये कभी नहीं होगा कि इसकी आय अधिक है, बल्कि ये होगा कि हाँ, एक टैक्स के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। या फिर इसकी कोई हेल्पलाइन होगी कि हाँ, जब भी इसका जो पोर्टल लॉन्च किया जाएगा तो यहाँ पर एक कोई आवेदन मतलब कोई भी हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर जो सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में काम करेगा, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, एक कैसी लगी आपको जानकारी? इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की आवश्यकता है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपके जो दोस्त हैं, आपका जो परिवार है, उसमें आप ये जानकारी फैला दीजिए, और जो भी आप इस पात्रता में आते हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन CSC के माध्यम से या पोर्टल पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मुझसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद।